हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की। और आज की वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको नीट एग्जाम जितने भी इस टॉपिक से आज तक पिछले 35 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैं आपको सभी फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है ना, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये भी हम देखेंगे। नीट एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं आपको करा दूंगा जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पूछे गए हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस किस किस प्रकार हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम तो फिर आप बता पाओगे बहुत आसानी से। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मोल फ्रैक्शन बताना है, मोलालिटी गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं हम। अगर आप ये देखो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में और 2011 में, ठीक है ना, 2 साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस नीट में रिपीट भी होते हैं। ठीक है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आपको जो PYQ है उनको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना रहती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, तो ये 11 क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे गए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। इनको मैं सोल्व कराऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फॉर्मूले उनके क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम पढ़ना। ठीक है, आप भी एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और फॉर्मूले जो भी मैं बताऊंगा उसको साथ साथ नोट करते रहें। एक जगह पर कॉपी में नोट कर लेना सभी फॉर्मूले। फिर आपको फॉर्मूले, ठीक है ना, याद रखने हैं, उनको बार बार लर्न करेंगे, 2-4 बार लिख कर देखेंगे कॉपी में, तो सब फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ रिलेशंस भी बताऊंगा मैं आपको, तो रिलेशंस से भी हमारे क्वेश्चंस कुछ सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, हेडिंग बना लीजिए, मास परसेंट। मास परसेंट, ठीक है ना, जो मास परसेंट है इसको बच्चों W/W परसेंट भी हम बोलते हैं। मास परसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसमें बहुत आसान होता है, आपको मास परसेंट जिसका भी निकालना है, या तो आप मास परसेंट किसका निकालोगे, सोल्यूट का, या फिर मास परसेंट तुम निकालोगे सोलवेंट का। अगर आपको सोल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो सोल्यूट का वेट ऊपर रखो, सॉल्यूशन का वेट नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, और सोलवेंट का मास परसेंट निकालना है तो सोलवेंट का मास ऊपर, टोटल मास नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि W/W परसेंट ऑफ सोल्यूट अगर मुझे निकालना हो, सोल्यूट अगर निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास बच्चों किसका होगा? टोटल मास होता है सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास। ठीक है ना, W1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट के मास को और W2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोलवेंट के मास को। इनटू कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, तो तुम्हारे पास ये मास परसेंट निकल जाएगा सोल्यूट का। इसी तरीके से अगर आपको मास परसेंट निकालना हो किसका? सोलवेंट का। अगर सोलवेंट का निकालना है तो सोलवेंट का वेट ऊपर रख दो, ठीक है ना, W2 ऊपर रख दिया, और जो सॉल्यूशन का मास होगा W1 प्लस W2 उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा? मास परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर देखो एक बात और बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरीके से कि 20% ग्लूकोज है हमारे पास,
ठीक है ना, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, 20% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन है, और यहां पर लिख देते हैं बाई मास गिवन है, ठीक है, बाई मास। अगर 20% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है बाई मास, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है कि जितना परसेंटेज तुम्हें दे रखा है, जितना परसेंटेज, 20% कौन है, ग्लूकोज है, इसका मतलब आप ये कहना कि 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। एक बार और सुन लो ध्यान से, क्या बोला मैंने, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर आप बोलना कि जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 ग्राम, और जो मास ऑफ सोलवेंट है उसको कितना लोगे, 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। सोलवेंट का मास कितना होगा, 80 ग्राम, और सोल्यूट का होगा 20 ग्राम, तभी तो सोल्यूशन का मिला के 100 ग्राम होगा। परसेंटेज का मतलब टोटल 100 है, सोल्यूशन का जो टोटल मास है वो 100 है, तो 20% सोल्यूट है, बाकी बचा हुआ सोलवेंट है। इस तरीके से आता है ये, ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर चलते हैं हम। देखो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट जो होता है हमारे पास, इसको हम V/V परसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, V/V परसेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मास है, मास परसेंट में आपने W लिखा था, यहाँ पर वॉल्यूम लिखोगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V1 प्लस V2, मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा सोल्यूट का। इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो सॉल्वेंट का, तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा V2 और नीचे सॉल्यूशन का आ जाएगा V1 प्लस V2, और नीचे किससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, मान लो कि 20%, ठीक है ना, 20% एथेनॉल ले लेते हैं, एथेनॉल है तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन, एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है, और ब्रैकेट में लिख के दिया है बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। ये जो 20% एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है वो बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि एथेनॉल का 20 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का वॉल्यूम कितना होगा, 20 ml होगा, और चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा 80 ml, और जब दोनों को जोड़ोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा, ठीक है। तो 20% एथेनॉल का अगर एक्वस सॉल्यूशन है बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि 20 ml एथेनॉल प्रेजेंट है 80 ml वाटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है हमारे पास मास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, मास वॉल्यूम परसेंट होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मास वॉल्यूम परसेंट को, तो W/V परसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, W/V परसेंट। तो देखो इसमें W/V का मतलब समझ रहे हो, ऊपर आपको मास लेना है और नीचे आपको वॉल्यूम लेना है, ठीक है। जो डिवाइड में रखते हैं हम नीचे रखते हैं जिसको, वो सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, और ऊपर जो रखते हैं हम वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी के लिए भी हो सकता है। तो देखो अगर आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना हो ऑफ सोल्यूट, तो कैसे लिखोगे, ऊपर तो आ जाएगा मास और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर रखोगे मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर रख देना मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे रख देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना, और ये जो ग्राम में लेना है आपको मास सोल्यूट का, ठीक है, ग्राम में लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में लेंगे, ठीक है, और इनटू कर देंगे कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो मास वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा सोल्यूट का। अगर आपको इस तरीके से गिवन है क्वेश्चन में कि 20% है, ठीक है ना, ग्लूकोज 20% ग्लूकोज का मान लो एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, और ये दिया हुआ है बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब दिया हुआ है 20% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज का मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, मास ऑफ ग्लूकोज है 20 ग्राम, जितना परसेंटेज दे रखा है उतना ही ग्राम, और नीचे क्या लेना है आपको, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों 100 ml, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये मीनिंग होगा 20% अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर पर जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो 4th नंबर पर हम पढ़ लेते हैं मोलैरिटी को, ठीक है ना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M होता है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, मैं एक बार और बोलता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसोल्व किया जाएगा वो कहलाती है मोलैरिटी, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर N1/V, ठीक है ना। V को किसमें लेंगे, लीटर में, ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। अब देखो यहाँ पे M को क्या बोलते हैं, M को बोलते हैं मोलैरिटी, और ये N1 क्या होता है बच्चों, N1 होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल है, सोल्यूट के मोल है, और V क्या है यहाँ पर, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, और किस में लेना है, ये लीटर में लेना है। अब चूंकि आप ये जानते हो जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, मोल का फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे आप, मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है ना। तो सोल्यूट के मास को सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। अब इस N1 के फॉर्मूले को मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करो, तो मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूं W1/M1 इंटू V इन लीटर, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला और बन जाता है मास के टर्म में। अगर आपको मास गिवन है तो मोलैरिटी को हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अगर आपको मोल गिवन है तो मोलैरिटी को हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी की बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसमें डाइल्यूशन का केस भी आता है और रिजल्टेंट मोलैरिटी भी आता है। उससे पहले यहाँ पर इसकी यूनिट भी देख लो। अगर हमको यूनिट निकालनी हो तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, इसमें मोल, ऊपर मोल आ रहा है, और मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, और नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो मोल पर लीटर, ठीक है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या केवल मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M भी लिख दिया जाता है केवल, अगर किसी के सामने, ठीक है ना, कैपिटल M लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलैरिटी आपको गिवन है, ठीक है। ये यूनिट हो गई। अब डाइल्यूशन का केस समझते हैं, ठीक है। देखो इन केस ऑफ डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन का केस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन के केस में समझो, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर इसकी मोलैरिटी को मान लो M1 है और वॉल्यूम को मान लो V1 है। अब इसमें हमने कुछ वॉल्यूम, इसमें हमने कुछ वाटर को ऐड कर दिया, ये मान लो वॉल्यूम को हमने इंक्रीज किया, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर बताओ, ये मेरे पास ओल्ड सॉल्यूशन है, इसको मैं बोल देता हूँ ये ओल्ड सॉल्यूशन है, और ये मेरे पास न्यू सॉल्यूशन है, ठीक है ना। वॉल्यूम को बढ़ा दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो नया सॉल्यूशन बन गया। अब पुराने सॉल्यूशन में और नए सॉल्यूशन में क्या चीज कांस्टेंट होगी, आप मुझे देख के बताओ। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया है ना, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब मैंने किसको बढ़ाया है, सॉल्वेंट को बढ़ाया है, सॉल्वेंट के मोल को बढ़ाया है, लेकिन सोल्यूट के मोल तो इसमें उतने ही है जितने पहले थे,
ठीक है ना। इस ओल्ड सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के यहाँ पर मोल्स थे उतने ही मोल्स यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि मैंने सोल्यूट को ना तो इसमें से निकाला और ना सोल्यूट को मैंने ऐड किया, सोल्यूट उतना ही है। तो ध्यान रखना डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहते हैं। इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहते हैं डाइल्यूशन के केस में। और अभी आप बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मोल अपॉन वॉल्यूम बताया था। तो मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। तो मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन ओल्ड सॉल्यूशन, इन ओल्ड सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन न्यू सॉल्यूशन। ये लिखेंगे ना, पुराने सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन न्यू सॉल्यूशन। और मोल का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर देखो ओल्ड सॉल्यूशन के मोल कितने हो जाएंगे, M1V1 हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और नए सॉल्यूशन के मोल कितने हो जाएंगे, M2V2 हो जाएंगे। तो जब डाइल्यूशन का केस आएगा तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, M1V1 इक्वल टू M2V2, और यहां से वो M2 की वैल्यू आपसे पूछता है। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और करते हैं मोलैरिटी में, रिजल्टेंट मोलैरिटी की। ठीक है ना, अगर आपको क्या निकालना हो, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना हो, इसमें रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालने के लिए भी आता है। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, पहला सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम मान लो V1 है। मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसकी मोलैरिटी मान लो M2 है और इसका वॉल्यूम मान लो V2 है। फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन और है यहाँ पर, इसकी मोलैरिटी मान लो M3 है और इसका वॉल्यूम V3 है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इन तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, इन तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब जो ये सॉल्यूशन बनेगा, जो इसकी मोलैरिटी होगी वो कहलाएगी रिजल्टेंट मोलैरिटी। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो एक नेट सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को बोला जाता है रिजल्टेंट मोलैरिटी। और देखो रिजल्टेंट मोलैरिटी जब आप निकालोगे, जब आप रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालोगे तो ऊपर क्या रखोगे, ऊपर रखोगे टोटल मोल, ऊपर तो मोल्स ही आते हैं ना, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के टोटल मोल रखोगे। और नीचे क्या रखते हैं, वॉल्यूम, तो नीचे क्या रखना पड़ेगा आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे रखोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ मैंने तीन सॉल्यूशन मिक्स किए है ना, ये पहला सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन है। तो मोल्स का फॉर्मूला अभी बताया ना, डाइल्यूशन के केस में मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो देखो टोटल मोल क्या होंगे, पहले सॉल्यूशन के मोल M1V1 प्लस दूसरे सॉल्यूशन के मोल M2V2 प्लस तीसरे सॉल्यूशन के मोल M3V3, ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल मोल। और इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम से, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो सिंपल फॉर्मूला मोलैरिटी का याद रखना है, ये वाला, ठीक है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम या फिर मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। फिर डाइल्यूशन का केस आएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, और तीसरा रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3, जितने भी सॉल्यूशन होंगे उतनी बार लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये मोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर चुके हैं, 4। अब हम बात करते हैं 5वें कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है ना, मोलैलिटी को बच्चों स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। ठीक है, देखो क्या होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और इस मास ऑफ सॉल्वेंट को लेना है केजी में। तो N1 अपॉन W2 और W2 को लेना है केजी में। तो इस तरीके से हम लिखेंगे मोलैलिटी का फॉर्मूला। और अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो देखो ऊपर तो मोल ही आ रहा है ना, और नीचे आ रहा है केजी। तो मोल पर केजी, या इसको ऐसे लिख दो मोल केजी इनवर्स, है ना, मोल केजी इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हो N1 का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास ऐसे लिखेंगे। तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? W1 अपॉन M1 इंटू W2, और W2 को हम किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात सुनना, अगर यहाँ पर ये जो W2 है अगर ये हमको ग्राम में गिवन हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये होगी क्योंकि हमको जो सॉल्वेंट का मास है वो केजी में लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो W1 की वैल्यू है वो तो आपको ग्राम में ही लेनी है, लेकिन अगर W2 भी तुमको ग्राम में ही लेना हो तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आप बताओ ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदल सकते हैं? 1000 से डिवाइड करके। 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी? केजी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1000 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में कहां पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखूंगा, मोलैलिटी इक्वल टू W1 किस में लेना है? ग्राम में, सोल्यूट का मास ग्राम में, इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय M1 और इंटू W2, और ये सॉल्वेंट का जो मास है इसको भी किस में लेना है? तुमने ग्राम में लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा। ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल N। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है एक बार सुन लो, और जिसको डेफिनेशन लिखनी हो डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। एक बार और रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? देखो ध्यान से देखना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम नॉर्मेलिटी को। ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं सोल्यूट के तो उसको ऊपर रखो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो। ये लीटर में लेना होता है आपको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं फॉर्मूले को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो किसके बराबर होते हैं? ऊपर आ जाएगा मास और नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूला होता है किसका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखता हूँ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में, तो नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो सोल्यूट के थे ना, तो मास सोल्यूट का आएगा। मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास। और नीचे क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंबल में लिखना चाहूँ फॉर्मूले को, ऊपर लिख देते हैं। देखो n इक्वल टू आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट को किससे लिखेंगे? W1 से, इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे E से, और वॉल्यूम को लिखेंगे V से लीटर में। तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट मास है E, इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर कर दो तो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाता है,
ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करना पड़ेगा। अब ये एन फैक्टर क्या होता है तो ये भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। देखो एन फैक्टर मैं बता देता हूं आपको, एन फैक्टर कैसे निकालना होता है। तो एन फैक्टर हम एसिड का निकालते हैं, ठीक है ना, बेस का निकालते हैं और सोल्ट का निकालते हैं। तो एसिड में एन फैक्टर क्या होगा, एसिड में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस बाय एसिड, ठीक है ना। नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस बाय एसिड क्या होता है, एन फैक्टर। जैसे HCl है तो देखो HCl को मैं ब्रेक करूंगा तो H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, तो एक H ही तो प्रोड्यूस किया ना देखो इसने, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। जैसे एग्जांपल एक और बताता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर H2SO4, तो इसको मैंने डिसोसिएट करा तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस, इस तरीके से कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे 2, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा यहाँ पर H3PO2, एक एग्जांपल और लिखते हैं H3PO3, एक एग्जांपल और लिखते हैं H3PO4। तो जो ये फॉस्फोरस की सीरीज वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। तो इनमें जो एन फैक्टर होता है वो ऑक्सीजन से एक कम होता है। ये ट्रिक है, आप याद करने के लिए इसको याद रख सकते हो, ऑक्सीजन से एक कम होता है एन फैक्टर। तो इसमें कितनी ऑक्सीजन है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 1, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन कितनी है 3, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। इसमें ऑक्सीजन कितनी है 4, तो इसका एन फैक्टर होगा 3, ठीक है ना। जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो फॉस्फोरस वाली सीरीज में, ठीक है ना। H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनमें जो एन फैक्टर होता है वो ऑक्सीजन से एक कम होता है। एक आप एन फैक्टर इस एसिड का भी याद कर सकते हो, H2C2O4, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड में 2H प्लस ये लूज कर देगा इस तरीके से, और C2O4 2 माइनस बनाएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है। तो एसिड में एन फैक्टर समझ रहे हो, एसिड जितने H प्लस लूज करेगा वो एसिड का एन फैक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से आप बेस का भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई बेस गिवन है तो बेस का एन फैक्टर क्या होता है, बेस उसको बोलते हैं जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस बाय बेस, ठीक है ना। बेस के द्वारा जितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस किए जाएंगे वो बेस का एन फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझो NaOH है, तो NaOH में कितने OH दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है, 2 दिखाई दे रहे हैं ना OH, तो इसका एन फैक्टर है 2। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, मैंने लिखा AlOH का होल थराइस, तो इसमें कितने OH दिखाई दे रहे हैं, 3, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 3। तो बेस में जितने OH दिखाई देंगे आपको वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सोल्ट में भी निकालते हैं। अगर आपको सोल्ट का एन फैक्टर निकालना हो, सोल्ट के केस में एन फैक्टर क्या होता है, तो इसमें आप ऐसे याद रख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सोल्ट, ठीक है ना। सोल्ट के डिसोसिएशन के बाद जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा वो सोल्ट का क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझो, पहला है NaCl, सोल्ट है, तो इसको जब डिसोसिएट करोगे Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, तो कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आया टोटल, तो 1 यूनिट का आया, तो इसका एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना एन फैक्टर। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, तो कैल्शियम प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 यूनिट का, एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, Al2SO4 का होल थराइस, जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, देखो 2 एल्यूमिनियम है
तो 2Al+3 और सल्फेट कितने इसमें 3, तो 3SO4 2- इस तरीके से डिसोसिएट करेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ, देखो एक एल्यूमिनियम पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना होगा 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 6। तो सोल्ट को इस तरीके से ब्रेक करके देखो और मेटल पे देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, वो कहलाएगा सोल्ट का एन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, K2SO4.Al2SO4 का होल थराइस .24H2O। ठीक है ना, ये एक सोल्ट होता है, इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक है, इसका आपको एन फैक्टर बताना है मुझे, एन फैक्टर कितना होगा। जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट में आप बताएं। ठीक है ना, फिर मैं आपको कंफर्म भी करा दूंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है, कोशिश करें इसको ब्रेक करने की, और टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो मेटल के ऊपर कितना आएगा, वही सोल्ट का क्या होता है एन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एन फैक्टर निकालना होता है एसिड का, बेस का और सोल्ट का। ठीक है ना, एन फैक्टर जब हमारे पास आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे, फिर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू को यहाँ पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो आप नॉर्मेलिटी को निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें नॉर्मेलिटी में डाइल्यूशन का केस भी आता है। ठीक है, डाइल्यूशन का केस, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना, डाइल्यूशन का केस आएगा तो बिल्कुल ये मोलैरिटी की तरह ही होता है। जैसे मोलैरिटी में अभी मैंने आपको बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2, यहाँ पर आप लिख सकते हो N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है ना, सेम बिल्कुल इसी तरीके से है। ओल्ड सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो नए सॉल्यूशन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। N1V1 इक्वल टू N2V2 आप लगा सकते हो, और इसमें आप रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी भी निकालोगे ऐसे ही सेम जैसे मोलैरिटी को निकाला था। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी भी आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट N रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और डिवाइडेड बाय, मान लो 3 सॉल्यूशन के लिए मैंने लिखा है ये। ठीक है, अगर 2 सॉल्यूशन गिवन है तो आप 2 बार लिखो, 4 सॉल्यूशन गिवन है तो 4 बार लिखो, नीचे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना, इसी तरीके से चलता जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इस तरीके से निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी आपका पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं 7th नंबर का पर, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल का फ्रैक्शन है, मोल का रेशो है ये, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। देखो अगर आपको मोल फ्रैक्शन लिखना हो, मोल फ्रैक्शन आपको लिखना है किसका, सोल्यूट का। अगर आपको सोल्यूट का लिखना है तो इसको x1 से डिनोट करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को x1 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है N1/N1 प्लस N2, और आप N1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हो। इस N1 की जगह पर भी मास अपॉन मोलर मास आ जाएगा, और N2 की जगह पर आएगा W2/M2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लिखना हो मोल फ्रैक्शन, अगर आपको लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट लिखना हो, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का लिखना है तो उसको x2 से डिनोट करते हैं। और इस बार सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सोलवेंट के मोल ऊपर आएंगे N2 और नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2। या फिर इसको मास के टर्म में कैसे लिखोगे, W2/M2 ऊपर आ जाएगा, W1/M1 नीचे आएगा, प्लस W2/M2 प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का या सोलवेंट का निकालोगे। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन का टोटल सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो अगर आप सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। मतलब इसका यह है कि अगर आपको x1 की वैल्यू गिवन हो तो आप x2 निकाल सकते हो, और x2 गिवन हो तो x1 निकाल सकते हो। x1 को मैं लिख सकता हूँ 1 - x2, और x2 को मैं लिख सकता हूँ 1 - x1।
मतलब अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू को हम एक में से माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ppm। ठीक है ना, फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको ppm। तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज हम तब करते हैं जब सोल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है, ट्रेसिस अमाउंट में होता है। ट्रेसिस का मतलब होता है बहुत कम। जब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ट्रेस अमाउंट में हो, ट्रेस अमाउंट में होता है जब सोल्यूट, तो तब हम इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर हम एक मिलियन पार्ट में देखते हैं, 1 मिलियन पार्ट सॉल्वेंट का है तो उसमें सॉल्यूशन के कितने पार्ट है। अब इसको देखो ऐसे निकालते हैं हम, ppm अगर आपको सोल्यूट के लिए निकालना है, ठीक है ना, सोल्यूट के लिए, तो हम इसमें मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं, इसको वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मास के टर्म में लिखोगे ppm सोल्यूट का W1/W1 + W2। अब देखो इंटू अगर 100 कर दिया तो ये तो मास परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलियन में निकालते हैं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्यूट का अगर ppm निकालना हो तो W1/W1 + W2 इंटू 10⁶। ऐसे ही ppm अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना हो तो ऊपर आ जाएगा W2, नीचे W1 + W2 ही रहेगा इंटू 10⁶। तो ये तो आपने मास के टर्म में निकाला। ठीक है ना, अगर आपको क्या गिवन हो, मास गिवन हो। आप ppm को वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको ppm मान लो सोल्यूट का ही निकालना हो तो आप लिखोगे V1/V1 + V2 इंटू 10⁶। तो यहाँ पर ये ppm हो गया वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में भी हम ppm को लिख सकते हैं और मास के टर्म में भी लिख सकते हो। सोल्यूट का भी निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। मैंने सोल्यूट का लिखना बताया है। आप यहाँ पर ऊपर W1 की जगह पर W2 लिख दो तो ये सॉल्वेंट का हो जाएगा ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर V2 लिख दोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। वैसे हम सोल्यूट का ही निकालते हैं जनरली, तो इसको हम ppm को मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात और करते हैं, 9 डेंसिटी को देख लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का सिंबल होता है D। सिंबल क्या होता है, D। और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, सबको पता है। हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ऊपर मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये उसको हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास किस में होगा, ग्राम में होगा, वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, तो ये यूनिट आ जाएगी ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ D = W1 + W2। अब सॉल्यूशन के मास की बात करूंगा तो सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो चुके हैं। सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद करने हैं, तो उन रिलेशंस की बात करते हैं। ठीक है ना, रिलेशंस इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशंस। तो पहला जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में। ठीक है ना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला याद करो, नॉर्मेलिटी = होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अगर हम मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाता है, नॉर्मेलिटी निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n नॉर्मेलिटी है। ठीक है ना, ये कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है और n फैक्टर है ये। ठीक है, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी निकल जाती है। दूसरा रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं एग्जाम में, PYQ में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रिलेशन होता है मोलैलिटी = ऊपर आ जाता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लो।
ये इस m का मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है मोलैलिटी, ठीक है ना। क्या है ये, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मोलैरिटी, ठीक है। D क्या है, यहाँ पर D होता है हमारे पास डेंसिटी, और कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी होता है, और स्मॉल m क्या होता है, मोलर मास होता है किसका, सोल्यूट का, ठीक है ना। मोलर मास होता है सोल्यूट का। तो ये रिलेशन है हमारे पास मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का। नेक्स्ट एक और रिलेशन आपको याद करना है, तीसरा रिलेशन है मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मास परसेंट, ठीक है ना, मास परसेंट, मोलैरिटी और मास परसेंट का रिलेशन, ये भी आपको याद करना है। तो मोलैरिटी बराबर होता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंट, जो भी आपको मास परसेंट गिवन है वो रख दो यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें कैपिटल M जो है हमारे पास वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है, D जो है हमारे पास वो डेंसिटी होता है, ठीक है ना, D डेंसिटी है, ये मास परसेंट है आपको W/W जो गिवन होगा परसेंटेज में, और M1 तुम्हारे पास क्या है, मोलर मास है ये ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट का मोलर मास होता है M1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और याद कर लेंगे आप, जो कि रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है ना, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है। तो ये होता है फॉर्मूला, मोलैलिटी इक्वल टू x/1 माइनस x इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो m है ये कहलाता है मोलैलिटी, और जो x है, x होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये है मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और ये है यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है ना, सोलवेंट का मोलर मास होता है। तो ये रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है ना। तो ये चार रिलेशन है, ये आपको याद करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। टेम्परेचर पर कौन सा टर्म, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड करता है ये बता रहा हूं। तो इसका मान लो ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सा एक आंसर बता रहा हूं, जिसके फॉर्मूले, ठीक है ना, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब मुझे अलग से अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मैंने हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का तुमको फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। अब आप खुद देख लो, जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चलो एक बार रिवाइज कराते हैं पीछे, फॉर्मूले हमने बताए थे यहाँ से, डेंसिटी, क्या डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, देखो अपॉन वॉल्यूम आ रहा है फॉर्मूले में, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। पीपीएम, तो पीपीएम जो है तुम्हारा, जब मास के टर्म में हम लिखेंगे तो तब तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। जब ये हम इस पीपीएम को मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जब वॉल्यूम के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो पीपीएम टेम्परेचर पर डिपेंड तब करता है जब उसको वॉल्यूम के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, जब मास के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो तब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन तो मोल का रेशो है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं आता है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है
हमारे पास नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी में देखो वॉल्यूम आ रहा है ना, अपॉन में वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैलिटी में देखो कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, मास का यूज हो रहा है इसमें, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद मोलैरिटी है, ये ना, मोलैरिटी में देखो वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मास वॉल्यूम परसेंट है, इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम परसेंट, इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मास परसेंट, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जिसमें भी वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे वो मैं पूरा देखो सोल्व नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता के जाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैलकुलेटिव पार्ट है तो जो वो आप खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, आपको ये बताना है टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। तो क्या मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है? यस। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन में नहीं आता, मास परसेंट में नहीं आता, मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं आता। तो आंसर हो गया मोलैरिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है, येलो पेन ही ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है यहाँ पे, और मोलैलिटी की बना है, जिसके सामने स्मॉल एम लिखा होता है ना, जिसके नीचे स्मॉल एम लिखा, सामने स्मॉल एम लिखा होता है, वो मोलैलिटी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, मोलैलिटी इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अभी रिलेशन बताया था ना, वो लगा दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, m की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो यहाँ से सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इनमें से कोई आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है, 2015 में और 2011 में। कैलकुलेशन जरूर कर लेना, आंसर पता चल जाएगा तुमको क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2M-HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. आपको ये बताना है कितना ग्राम मुझे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी मोलैरिटी 2 हो और वॉल्यूम इतना हो, और जो एसिड है वो 70% कॉन्सेंट्रेशन वाला है। देखो इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, HNO3 का मास निकालते हैं। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट हम इसमें निकालते हैं। पहले हम इसमें मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं W1। ठीक है ना, मोलर मास HNO3 का कितना होता है? 63 होता है। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? वॉल्यूम दे रखा है 0.25 लीटर, और मोलैरिटी तुमको दे रखी है कैपिटल M2। तो यहाँ पर तुम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से जब मैं W1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगी मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी हो गई 2, ये हो जाएगा 63, वॉल्यूम हो गया 0.25। ठीक है, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 0.25 से करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो इसका आंसर आएगा 31.5। इतना ग्राम ये आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं है, देखो ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ये 31.5 ग्राम जो है ना, ये HNO3 का मास आया है। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मास बताना है। अब आप यहाँ पे लास्ट में पढ़ो, जो आपको गिवन था, आपको गिवन था 70% HNO3 कॉन्सेंट्रेशन वाला है। 70% HNO3 का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। 70 ग्राम मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ये बात तो हमको पता है, ये बात तो हमको पता है, 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप यहां से निकालो कि 1 ग्राम HNO3 जो है, 1 ग्राम HNO3 कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा। ठीक है ना, आप क्या निकालो, 1 ग्राम जो HNO3 है वो कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा। तो 100/7 70 ml, कितने ml
सॉल्यूशन जब लोगे HNO3 का, उसमें 1 ग्राम HNO3 होगा। अब HNO3 का वेट देखो इतना है, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। 31.5 ग्राम जो HNO3 होगा वो कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा? 100/70 इंटू 31.5, कितना, समझ रहे ना? अच्छा, ये यहाँ पर क्या होगा ना, ये बाई मास दे रखा है आपको परसेंटेज, क्योंकि ऑप्शन तो ग्राम में है ना। तो आप क्या करो, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन कर दो। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 है, ये ना इतना ग्राम। तो ये जो आंसर सोल्व होके आएगा, ये वैल्यू सोल्व कर लो, जो सोल्व होके आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेना क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रिज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो एंटी फ्रिज के लिए, मतलब जो पानी को जमने नहीं देगा, ऐसा केमिकल कौन सा मिलाया जाता है? तो इसका आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो, ठीक है ना, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जो होता है वो एंटी फ्रिज होता है, मतलब ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। मतलब बहुत कोल्ड वाली कंडीशन में भी वाटर जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है, उसका फिर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो माइनस में हो जाता है कुछ। तो एंटी फ्रिज के तौर पे ग्लाइकोल को यूज किया जाता है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4। ठीक है, 98% H2SO4 है बाई मास, एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है ना, डेंसिटी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। आपको देखो ऐसा सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर जिसका वॉल्यूम हो और 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन हो, तो कितना वॉल्यूम एसिड का रिक्वायर्ड होगा? तो ये कुछ डाइल्यूशन का केस है। यहाँ पर आप देखो, ये डाइल्यूशन का केस लगाना, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इसमें आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.1 हो, और वॉल्यूम जिसका 1 लीटर हो। ठीक है ना, 1 लीटर, या 1 लीटर को आप किस में लिख सकते हो, ml में लिखूं तो, क्योंकि आंसर ml में है ना। तो 1000 ml जिसका वॉल्यूम हो, तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये V1 निकालना है। और यहाँ पर जो मोलैरिटी आएगी ना वो ऊपर वाले गिवन डाटा से तुमको निकालनी है। तो यहाँ पर मास परसेंट दे रखा है, तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला ये लगा लो, 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंट, ये फॉर्मूला था, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से देखो आंसर आएगा 10 इंटू डेंसिटी की वैल्यू 1.8 है, मास परसेंट 98 है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये भी 98 ही होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर 18 रख दो और यहाँ से V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 18। इसको तुम सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 5.55 के समथिंग कुछ आएगा। तो करेक्ट आंसर मिल जाएगी आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या होगा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो अभी क्वेश्चन सोल्व कराया था, बिल्कुल वही है, m इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी 1 दे रखी है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1000 और मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलर मास वाटर का 18 हो जाएगा। यहाँ से x1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन है, 2.5 लीटर 1 m सॉल्यूशन इज मिक्स विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, M1V1 प्लस M2V2, और 2 ही सॉल्यूशन है ना, तो 2 बार लिखो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर सोल्व करोगे, M1 की वैल्यू देखो 1 है, वॉल्यूम आपका 2.5 है, और प्लस M2 की वैल्यू 0.5 है, वॉल्यूम 3 लीटर है, और V1 प्लस V2 हो जाएगा 3 प्लस 2.5। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपका कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है
कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड वो होता है जो 2H लूज करता है, मतलब यहाँ पर पता चल गया तुमको एन फैक्टर की वैल्यू 2 है। मोलर मास 200 है, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml, ये वॉल्यूम दे रखा है ना, और उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको 0.1। तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिलेशन लगा सकते हो। मैंने आपको नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला भी बताया था रिलेशन में, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। और मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ से हाउ मेनी ग्राम, मतलब मुझे W की वैल्यू निकालनी है, तो W1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी मेरे पास। W1 के साथ मल्टीप्लाई में n फैक्टर है तो ये नीचे आ जाएगा, और नॉर्मेलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ये ऊपर आ जाएगा। तो तुम्हारा नॉर्मेलिटी देखो 0.1 है, मोलर मास 200 दे रखा है, वॉल्यूम 100 ml है तो इसको लीटर में बदलोगे 0.1, और n फैक्टर की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो 2 से 200 को सोल्व करोगे आप तो ये कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और 100 से आप 0.1 की मल्टीप्लाई करके तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 1 ग्राम, तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज द डेंसिटी इतना है और कंटेन इतना % है बाई वेट। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर रिलेशन है, ज्यादा क्वेश्चन रिलेशन से ही पूछे जा रहे हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास % जो भी गिवन है आपको वो रख दो, और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो 10 इंटू डेंसिटी हो गई 1.84, और मास % हो जाएगा 98, और H2SO4 गिवन है तो यहाँ पर आपका 98 ही आएगा मोलर मास, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 18.4। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करेगा, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं आता। देखो वॉल्यूम इसमें भी आता है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH शुड बी एडिड टू वाटर टू प्रिपेयर इतना ml ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला लगाओ। तो हाउ मेनी ग्राम का मतलब वेट आपको निकालना है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.15 ml में गिवन है, मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मोलैरिटी है 2। तो फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर आपको W1 की वैल्यू निकालनी है तो मोलैरिटी इंटू M1 इंटू V, ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मोलैरिटी की वैल्यू है 2, मोलर मास आप निकाल लो CH3OH का, कितना आएगा, CH3OH का मोलर मास, कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन है 16, 16 32 32 आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम हो गया 0.15। ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सब क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, ठीक है ना, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, सवाल बनेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर आता है, राउल्ट्स लॉ, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे, और उसमें भी जितने नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा, और आपको थ्योरी भी समझा दूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।